गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन जर्नल। आप इतना पढ़ चुके हैं कि जो अकाउंट्स होती है उसमें फर्स्ट जो बुक होती है जिसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है उसे जर्नल बोला जाता है। अब इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के कुछ रूल्स होते हैं जो आप पढ़ेंगे। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसा लेन देन करना, कोई भी ऐसा इनफ्लो आउटफ्लो होना जिससे आपका कैश अफेक्ट होगा, यानी पैसा आएगा या जाएगा, या तो इमीडिएटली आएगा जाएगा या फ्यूचर में आएगा जाएगा। उधार भी खरीद सकते हैं आप, राइट। तो ट्रांजेक्शन द जनरल रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट्स में एक चीज़ को डेबिट करना होता है, एक ट्रांजेक्शन को क्रेडिट करना होता है। यानी अकाउंट्स ये बोलती है कि जब भी आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे, एक चीज़ डेबिट होगी और एक चीज़ क्रेडिट होगी। जैसे मैंने किसी को पेमेंट किया तो नेक्स्ट जिस राम को मैंने पेमेंट किया तो राम एक पर्सन है, वो डेबिट होगा, राइट। क्यों होगा डेबिट वो आप सीखेंगे। और मेरे पास से पैसा जाएगा मेरा बैंक अकाउंट, फिर क्रेडिट होगा, राइट। तो टू अप्रोचेज हैं टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन टू जर्नल। जर्नल में दो तरीके से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, इसे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं, और एक होती है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच अगर आप फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच से रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन को, तो पहले आपको अकाउंट्स का नेचर देखना पड़ेगा, वो किस तरह का अकाउंट है। तो पहले हम रफली समझ सकते हैं। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच आप फॉलो कर रहे हैं तो किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले आपको अकाउंट्स का नेचर देखना होगा कि वो जो अकाउंट है, वो जो खाता है जिसमें आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो किस नेचर का है। एक होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट नाम से पता चल रहा है जो किसी पर्सन विशेष से, व्यक्ति विशेष से रिलेटेड होता है। एनी अकाउंट विच इज़ रिलेटेड टू पर्सन इज कंसिडर्ड एज ए पर्सनल अकाउंट। पर्सनल भी तीन तरीके के हो सकते हैं। पर्सनल अकाउंट आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी। एक होता है इंडिविजुअल, नेचुरल पर्सन जैसे मैं और आप, राइट। इंडिविजुअल जिसे नेचर ने बनाया है, वेदर मेल फीमेल और थर्ड जेंडर, ये सब इंडिविजुअल की कैटेगरी में आएंगे, जैसे राम श्याम अंकित सीता गीता मोहन, ये सब, राइट। सेकंड, एक होता है लीगल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स क्रिएटेड बाय लॉ, जिसे कानून एक व्यक्ति का दर्जा देता है। आर्टिफिशियल पर्सन जिसे कानून कहता है कि इसे पर्सन माना जाएगा, यानी हमारी नज़र में तो पर्सन नहीं है, पर कानून उसे कहता है, लॉज जो है उस कंट्री का, इंडिया का, वो कहता है कि आपको उसे पर्सन की तरह ही ट्रीट करना होगा। यानी इसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो एक नेचुरल पर्सन में होते हैं। यानी अपने नाम से प्रॉपर्टी ले सकता है, अपने नाम से प्रॉपर्टी बेच सकता है, कोई इस पर सूट फाइल कर सकता है, सूट मतलब केस फाइल कर सकता है, और ये भी किसी के अगेंस्ट में कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। जैसे टाटा लिमिटेड, राइट। तो टाटा तो एक नाम है, ये तो एक नाम हुआ। हमारे अकॉर्डिंग तो ये पर्सन नहीं है, कोई चलता फिरता इंसान नहीं, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता आर्टिफिशियल पर्सन का। पर कानून कहता है किसी कंपनी को, अगर कोई कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2013 या इससे का कोई पहले कंपनीज एक्ट था 1956, या उससे भी पहले कोई कंपनीज एक्ट था, उसमें रजिस्टर्ड है, तो आपको उस कंपनी को एक लीगल पर्सन मानना होगा, एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पर क्रिएट करना होगा। तो टाटा को हम एक लीगल पर्सन मानेंगे, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर अंडर लॉ है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स एनी पर्सन विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर लॉ और इन द आई ऑफ लॉ, जिसे कानून की नज़र में एक पर्सन माना जाता है, ऑल्दो उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बस कानून उसे पर्सन का दर्जा देता है। तीसरा, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट मतलब ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी थर्ड पार्टी को बिजनेस में रिप्रेजेंट करे, आप उसे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बोलते हैं। अब व्हाट यू मीन बाय थर्ड पार्टी, आपके टीचर्स क्लास में बहुत बार बोलते हैं कि थर्ड पार्टी क्या को देनी है अगर चीज़, तो लायबिलिटी है, राइट। तो फर्स्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे। एक होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि बिजनेस को अलग माना जाएगा और बिजनेसमैन को अलग माना जाएगा। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए बिजनेस को अलग समझा जाएगा और बिजनेसमैन को अलग समझा जाएगा, ताकि जो पर्सनल ट्रांजैक्शन है बिजनेसमैन के, वो बिजनेस में रिकॉर्ड ना हो। इससे ये कॉन्सेप्ट आएगा कि आप पर्सनल कोई खर्चा कर रहा है बिजनेसमैन घर पे, तो वो खर्चा बिजनेस के एक्सपेंस में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो एज पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस अलग माना जाएगा, बिजनेसमैन अलग माना जाएगा। तो पहली पार्टी हमेशा बिजनेस होता है। पहली पार्टी हो गया बिजनेस, दूसरी पार्टी कौन हो गया, बिजनेसमैन, और थर्ड पार्टी जो भी इनसे डील करेंगे।
उन्हें हम थर्ड पार्टी बोलते हैं। जो भी डील करते हैं उन्हें थर्ड पार्टी बोला जाता है, जैसे डेटर, क्रेडिटर्स, बैंक, गवर्नमेंट, ठीक है, ये सब थर्ड पार्टी होते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पार्टी होता है बिजनेस, सेकंड पार्टी होता है बिजनेसमैन, और थर्ड पार्टी होते हैं जो भी इनसे इंटरेक्ट करते हैं बिजनेस से, उन्हें थर्ड पार्टी बोलते हैं। डेटर, डिवेंचर होल्डर, शेयर होल्डर, बैंक एक्सेट्रा। बैंक मतलब HDFC बैंक, ICICI बैंक एक्सेट्रा। रिप्रेजेंटेड अकाउंट अब समझ लेते हैं। तो ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी थर्ड पर्सन को बिजनेस में रिप्रेजेंट करे उसे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, यानी आपने सैलरी देनी चाहिए उस एम्प्लॉय को पर अभी तक आपने सैलरी नहीं दी, तो ऐसी सैलरी को आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी का जो अकाउंट है आप इसे रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में एज ए लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटी में एन ऑब्लिगेशन टू पे है, आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि आपको पे करनी है। तो जब आप इसे रिकॉर्ड करेंगे तो कौन से नीचे का अकाउंट कहलाएगा? रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ये उस तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहलाएगा, क्योंकि ये अकाउंट उस एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस एम्प्लॉय की बात कर रहा है जिसको आपने सैलरी नहीं दी है। तो ये होते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जो आपकी बुक्स में किसी थर्ड पार्टी को, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे अकाउंट को रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपने अभी तक इनकम टैक्स पे नहीं किया है अपने बिजनेस का, इनकम टैक्स ड्यू चल रहा है, यानी आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स को लायबिलिटी बोल सकते हैं, इनकम टैक्स ड्यू है। तो ये जो इनकम टैक्स का पैसा है किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके बिजनेस में, जिसे आपने अभी तक पैसे नहीं दिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स लायबिलिटी जो ड्यू चल रही है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हुआ। इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस, नाम से पता चल रहा है प्रीपेड, पेड इन एडवांस, आपने कोई खर्चा पहले ही दे दिया और अभी उस आदमी ने काम नहीं किया, तो अगर वो काम नहीं करेगा तो उससे पैसा वापस लेना है। तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी बुक्स में जिसको आपने जिससे आपको काम करवाना है, राइट। एक्सपेंसेस आपने पेमेंट तो पहले कर दिया पर काम अभी तक उसने नहीं किया। तो ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट करे वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गए, इंडिविजुअल है नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स लीगल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा, राइट। एक होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, ये दो कैटेगरी के होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी असेट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है, असेट प्लस इन्वेस्टमेंट। अगर कोई भी अकाउंट जो किसी असेट या इन्वेस्टमेंट को बताता है उस अकाउंट को हम रियल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट इन एफडी एक्सेट्रा। नॉमिनल अकाउंट मतलब ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी एक्सपेंस को भी बताता हो, किसी लॉस को डिनोट करता हो या किसी इनकम या प्रॉफिट को डिनोट करता है। ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी एक्सपेंस, लॉस, इनकम, प्रॉफिट से रिलेटेड है, ऐसे अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे रेंट पेड खर्चा है, आग लग गई, लॉस बाय फायर तो लॉस है। ठीक है, तो प्रॉफिट, रेंट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ तो इनकम है, राइट। तो ये होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच ये बोलती है कि किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय सबसे पहले आप उसका नेचर देखेंगे कि वो अकाउंट पर्सनल नेचर का है या रियल नेचर का है या नॉमिनल नेचर का है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप रूल्स लगाएंगे। ठीक है, बता दिया कि पर्सनल अकाउंट जो 3 कैटेगरी का हो सकता है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रियल अकाउंट जो असेट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, नॉमिनल अकाउंट जो एक्सपेंस, लॉस, प्रॉफिट और गेन आपको बताता है। अब क्वेश्चन होता है हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। हमें ये तो पहचानना आ गया कि कौन सा अकाउंट होता है पर्सनल, कौन सा अकाउंट होता है रियल, कौन सा अकाउंट होता है नॉमिनल। अब हम इन्हें कैसे रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। रूल्स टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन द ट्रेडिशनल अप्रोच या गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले आप नेचर पहचानेंगे अकाउंट्स का कि वो कौन से नेचर का ट्रांजैक्शन है। तो अगर पर्सनल अकाउंट है वो, तो अकाउंट डेबिट होगा, रिसीवर को आप डेबिट करेंगे, गिवर को क्रेडिट करेंगे। रूल है पर्सनल अकाउंट में पोस्टिंग करने का कि आप रिसीवर को तो डेबिट करेंगे और गिवर को क्रेडिट करेंगे, यानी देने वाला क्रेडिट होगा, लेने वाला डेबिट होगा। रियल अकाउंट का रोल क्या है? व्हाट कम्स इन डेबिटेड, व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड, यानी जो चीज़ बिजनेस में आ रही है आप उसे डेबिट करेंगे, जो चीज़ बिजनेस से बाहर जा रही है उसे आप क्रेडिट करेंगे।
अभी हम इनका समझेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के थ्रू। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? सभी एक्सपेंस और लॉसेस को आप डेबिट करेंगे, सभी इनकम प्रॉफिट्स को आप क्रेडिट करेंगे, राइट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल हो गया डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल हो गया व्हाट कम्स इन डेबिटेड, कोई चीज़ आ रही है तो आप उसे डेबिट करेंगे, व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड, जो चीज़ जा रही है उसे क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल होगा ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, ऑल इनकम प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं प्रैक्टिकली। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। एक तो आपको पहचानना है कि वो कौन सी नेचर का अकाउंट है। अकाउंट मतलब टू रिकॉर्ड कर समथिंग, किसी चीज़ को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसे अकाउंट बोलेंगे। तो आपको बताना होगा वो पर्सनल नेचर का है, रियल का है या नॉमिनल। एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, आपको ये बताना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस, आपने बिजनेस शुरू किया विद कैपिटल ऑफ ₹50 लाख। कैपिटल मतलब ऑनर जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसे कैपिटल बोला जाता है। ऑनर जो भी अमाउंट बिजनेस करेगा बिजनेस में कैपिटल बोलते हैं। कंपनी में कैपिटल को इक्विटी वर्ड से डिनोट किया जाता है, इक्विटी शेयर, इक्विटी कैपिटल। अदर देन कंपनी है तो कैपिटल वर्ड यूज़ किया जाता है, राइट। तो और अब सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, हमेशा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय बिजनेस को अलग माना जाएगा और बिजनेसमैन को अलग माना जाएगा। तो हम बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट। सारे ट्रांजेक्शन बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं। तो बिजनेस में पैसा आएगा, ऑनर जब पैसा लगाएगा तो बिजनेस के पास पैसा आएगा, तो ठीक है बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब बैंक कौन सी नेचर का है, हमें ये तो समझ में आ गया बैंक को डेबिट करने का पैसा आ रहा है तो डेबिट होगा, राइट। अब बैंक कौन सी नेचर का अकाउंट है, हमने पढ़ा था हर बैंक एक रजिस्टर्ड एंटिटी होता है। बैंक खोलना है अगर आपको तो आपको एक तो आरबीआई की परमिशन चाहिए, प्लस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो बैंक एक लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, और उसका रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर। अभी हमने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक पाने वाला है, बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक को डेबिट करेंगे पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग, डेबिट द रिसीवर, तो हमने डेबिट कर दिया, राइट। अब ये जो कैपिटल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑनर को, राइट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट है कैपिटल। ऑनर अपने नाम से अकाउंट नहीं खोलता बिजनेस में, पर उसके दो नाम होते हैं, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। कैपिटल मतलब जो पैसा लगाता है बिजनेस में तो उसे कैपिटल बोलते हैं, और जो पैसा निकाल के लेके जाता है बिजनेस से वो पर्सनल पर्पस तो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ऑनर के दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल और ड्राइंग्स। नाम बोलने अकाउंट बोलने कैपिटल और ड्राइंग, जो ऑनर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट भी एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ऑनर देने वाला है तो हमने क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आई होप ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री। एंट्री मतलब जब आप किसी जिसको रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को तो उसे एंट्री करना बोलते हैं जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। वेजेस एंड सैलरी पेड ₹50,000, आपने वेजेस और सैलरी चुकाई है 50,000 रुपये की। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि कौन से दो अकाउंट यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो वेजेस सैलरी खर्चा हो रहा है और पैसा जा रहा है, दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो वेजेस और सैलरी तो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कौन से नेचर का अकाउंट हो, नॉमिनल। अभी आपने पढ़ा था कि सारे एक्सपेंस लॉस प्रॉफिट के से रिलेटेड अकाउंट नॉमिनल नेचर के होते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट हुआ, इसको हमने पहचान लिया कि नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड और इनकम प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड, यानी सारे खर्चे नुकसान तो डेबिट होंगे और इनकम प्रॉफिट्स को आप क्रेडिट करेंगे। तो वेजेस एंड सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि खर्चा है रूल्स के अकॉर्डिंग, और पैसा जाएगा, बैंक बैलेंस आपका कम होगा, राइट। और बैंक कौन से नेचर का अकाउंट है, अभी आपने पढ़ा था पर्सनल और लीगल एंटिटी, राइट। बैंक एक लीगल एंटिटी है, रजिस्टर्ड एंटिटी है। तो बैंक एक पर्सनल आर्टिफिशियल पर्सनल नेचर का अकाउंट है। और व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देने वाले को क्रेडिट करिए, पाने वाले को डेबिट करिए। तो बैंक से पैसा जाएगा, बैंक देने वाला है, इससे हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट द गिवर। पेइंग वेजेस एंड सैलरी पेड, नरेशन लिख दिया जाता है, या नरेशन को आप कमेंट बोल सकते हैं ताकि जब कोई पर्सन चेक करे तो उसे पता चल जाए कि यहाँ पे क्या हुआ था। तो वेजेस एंड सैलरी आपने पे कर दी। तो वेजेस सैलरी नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, इसे डेबिट किया गया है। और बैंक एक पर्सनल नेचर का अकाउंट है और देने वाला है बैंक, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, इससे बैंक को क्रेडिट किया है। अब आगे बढ़ते हैं। रेंट रिसीव्ड, आपको रेंट रिसीव हुआ है तो रेंट रिसीव होना इनकम है आपके लिए, राइट। तो इनकम का कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल। आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो एटलीस्ट दो अकाउंट तो अफेक्ट होंगे, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है। अकाउंट से बोलती एक चीज़ डेबिट होगी और एक चीज़ को क्रेडिट रिकॉर्ड किया जाएगा, राइट। तो अगर रेंट रिसीव हो रहा है तो एक तो पैसा आ रहा है आपके पास, माइंड में क्लिक हो रहा होगा, राइट। और रेंट रिसीव होना इनकम है आपकी। तो रेंट कौन से नेचर का अकाउंट हुआ, नॉमिनल।
तो अभी आपने पढ़ा था कोई भी इनकम एक्सपेंस लॉस बताया कोई अकाउंट तो वो नॉमिनल नेचर का होता है। और क्या रूल है नॉमिनल अकाउंट का, सारे ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस तो डेबिट होंगे और इनकम प्रॉफिट्स क्रेडिट होंगे। तो इससे रेंट रिसीव अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि इनकम है और बैंक में पैसा आएगा। बैंक एक पर्सनल नेचर का अकाउंट है तो क्या रूल है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बैंक पाने वाला है, पैसा बैंक में आ रहा है, इसे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रेंट रिसीव इनकम है, प्रॉफिट है, इसे क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्यों? तो उधार सामान खरीद रहे हैं आप किसी पर्सन से, ₹9 है, ठीक है। तो एक तो परचेज गुड्स आएंगे आपके पास, परचेज कर रहे हैं आप, राइट। और जिस पर्सन से आप सामान खरीद रहे हैं वो क्रेडिटर है आपका। क्रेडिटर मतलब है जिस भी पर्सन से आप उधार सामान खरीदते हैं उसे क्रेडिटर बोला जाता है अकाउंट में, या सप्लायर भी बोल सकते हैं आप, राइट। तो परचेज करना हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, चुकाना पड़ेगा। तो परचेज एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट हुआ और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड और इनकम प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। तो ये एक्सपेंस है इसलिए हमने डेबिट कर दिया 9 लाख। और क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर देने वाला है, जिस पर्सन से आप सामान खरीद रहे हैं वो देने वाला है। और क्रेडिटर एक इंसान है, पर्सन है, इंडिविजुअल है, राइट। तो क्या रूल लगेगा, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे क्रेडिटर देने वाला है, क्रेडिट द गिवर, इससे उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर ₹8,16,000 एंड रिसीव पेमेंट इन चेक। चेक से पेमेंट मिला तो बैंक में आएगा एक तो पैसा, राइट। और उस सामान बेचने से प्रॉफिट होगा तो इनकम है सेल, राइट। तो सेल तो नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट जो इनकम प्रॉफिट और लॉस बताए ऐसे अकाउंट को हम नॉमिनल नेचर का अकाउंट बोलते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड और इनकम प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। तो सेल करने से इनकम होगी, इसे क्रेडिट कर दिया। टू का मतलब होता है क्रेडिट, जहाँ पे भी टू लग रहा है इसका मतलब है क्रेडिट, राइट। और बैंक बैलेंस बढ़ेगा, चेक से पैसा आएगा तो बैंक में बैलेंस आपका बढ़ेगा। बैंक कौन सी नेचर का अकाउंट है, पर्सनल नेचर का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये रूल है। तो बैंक रिसीवर है, पैसा आएगा बैंक में तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, इसे डेबिट द रिसीवर को हमने डेबिट कर दिया, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ट्रेडिशनल अप्रोच या गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, गोल्डन रूल अकाउंटिंग करने से के लिए सबसे पहले हमें अकाउंट का नेचर पहचानना होगा। आपसे पूछा जा सकता है किसी भी इंटरव्यू में कहीं पर कि कैसे पता चलेगा कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग लगाने से पहले हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आपको अकाउंट का नेचर देखना होगा कि वो पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। उसके अकॉर्डिंग रूल याद करके, रूल्स को आपको रिमाइंड करके उसकी एंट्री बनानी होगी। अब एक है मॉडर्न अप्रोच टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ जर्नल। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच में हम ये नहीं देखते अकाउंट किस नेचर का है, हम बस ये देखते हैं कि वो असेट है, लायबिलिटी, एक्सपेंस है, उसके अकॉर्डिंग रूल लगाते हैं। जैसे अगर असेट है, वो असेट मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी पोजीशन में है, जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी, मोर देन 1 ईयर चलेगी, जो चीज़ जो मटेरियल नेचर की यानी इंपॉर्टेंट वैल्यू रखती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसे हम असेट बोलते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। तो अगर असेट इंक्रीज़ होती है तो डेबिट करना है आपको, ठीक है, और डिक्रीज़ होती है तो क्रेडिट करना है। ये रूल है मॉडर्न अप्रोच में कि एसेट इंक्रीज़ होती है तो डेबिट, डिक्रीज़ होती है तो क्रेडिट। और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, यानी जो बचता है बैलेंस, जैसे 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी, 8 लाख की बेच दी, तो 2 लाख रुपए की जो बिल्डिंग बच गए जो वो डेबिट होगा, उसका बैलेंस डेबिट माना जाएगा क्योंकि एसेट इंक्रीज़ होती है तो डेबिट ही करते हैं, राइट। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटी में अपोजिट रूल होता है एसेट का। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट करना है, डिक्रीज़ होती है तो डेबिट करना है। लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज़ होगी तो डेबिट करेंगे। कैपिटल, जो ऑनर पैसा लगाता है उसे कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल लाइबिलिटी का सेम ही रूल है, कैपिटल इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज़ होगी तो डेबिट। ठीक है, रेवेन्यू यानी इनकम प्रॉफिट्स का भी सेम ही रूल है, इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट, यानी प्रॉफिट इनकम इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज़ होगी तो डेबिट, राइट। तो लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का एक ही रूल है, रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट्स का एक ही रूल है, अगर इंक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट, डिक्रीज़ होंगे तो डेबिट। एक्सपेंडिचर अकाउंट का वही रूल है जो असेट का होता था, एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट, डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट। और ड्राइंग्स, जो ऑनर पैसा निकाल के लिए जाता है पर्सनल पर्पज़ के लिए, उसका भी ये रूल है, इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट, डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो मॉडर्न अप्रोच इजी है, इसमें हम नेचर ऑफ अकाउंट नहीं देखते, बस हम सीधे देखते हैं कि वो असेट में कवर हो रहा है, लायबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन टू पे वो लायबिलिटी है, ऑनर ने पैसे लगाया, प्रॉफिट, खर्चा एटसेट्रा, और उसके अकॉर्डिंग रूल लगाते हैं। फटाफट एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। मॉडर्न अप्रोच में असेट का क्या रूल है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए असेट इंक्रीज़ होगी तो डेबिट, डिक्रीज़ होगी तो क्रेडिट।
लायबिलिटी कैपिटल और प्रॉफिट्स का एक ही रूल है, लायबिलिटी कैपिटल और प्रॉफिट्स का एक ही रूल है, प्रॉफिट मतलब इनकम भी आ जाएगी इसमें। अगर लायबिलिटी प्रॉफिट और कैपिटल इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, डिक्रीज होंगे तो डेबिट। एक्सपेंडिचर ड्राइंग्स और असेट का एक ही रूल है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर ड्राइंग्स एंड असेट का एक ही रूल है, अगर इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। अब सेम थिंग इलस्ट्रेशन हमने किया था, इसी को हम मॉडर्न अप्रोच से समझते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल, ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल लगाई, पैसा लगाया 50 लाख से। तो जब भी आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, सेपरेट एंटिटी कौन से फॉलो करते हैं, ऑनर को अलग माना जाएगा और बिजनेस को अलग माना जाएगा। तो बिजनेसमैन सेपरेट पर्सन होता है बिजनेस के लिए, ठीक है। तो पैसा आ रहा है बिजनेस में, जब ऑनर पैसा लगाएगा तो बिजनेस के पास पैसा आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक क्या है, असेट है, आपने पढ़ा था, बैंक एक असेट होता है, राइट। असेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, तो हमने डेबिट कर दिया क्योंकि हमारी असेट इंक्रीज हो रही है। और कैपिटल एक लायबिलिटी है, कैपिटल ऑनर को पैसा देना है, कैपिटल लगाने से कैपिटल बढ़ेगी, राइट। कैपिटल का क्या रूल था, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट। तो कैपिटल लगा रहा है ऑनर, उसका पैसा बढ़ेगा बिजनेस में, कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर दिया। क्लियर। बैंक असेट है, असेट इंक्रीज हो रहा है, इसे डेबिट किया है, कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल, आपने कमेंट लिख दिया, नरेशन लिख दिया कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया पैसा लगा के। फिर वेजेस एंड सैलरी चुकाई है, आपने पे किए 50,000। तो वेजेस सैलरी क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या है, ठीक है। तो एक्सपेंस का रूल क्या था, इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। तो जब खर्चे करेंगे, चुकाएंगे तो खर्चे बढ़ेंगे, तो जब खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट ही करते हैं। तो वेज एंड सैलरी अकाउंट तो हो गया डेबिट, और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, पैसा जाएगा। तो बैंक क्या एसेट है, एसेट का क्या रूल है, इफ़ इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो जब आप पे करेंगे तो आपकी एसेट कम होगी, इससे बैंक बैलेंस को क्रेडिट कर दिया जाएगा। Being wages and salary paid. रेंट रिसीव हो रहा है 2 लाख का, तो रेंट रिसीव होगा तो ऑब्वियसली बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपके पास पैसा आएगा। बैंक असेट है आपके लिए, असेट का क्या रूल है, इफ़ इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। तो असेट इंक्रीज हो जाएगी, इससे डेबिट कर देंगे। और रेंट रिसीव हो रहा है तो ये आपके लिए इनकम है, इनकम का क्या रूल है, इनकम प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, डिक्रीज होंगे तो डेबिट। तो जब रिसीव होगी इनकम तो बढ़ेगी, राइट। तो रेंट रिसीव अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया। बीइंग रेंट रिसीव, कमेंट लिख दिया, नरेशन लिख दिया कि हमें रेंट मिला है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 9 लाख, आपने उधार सामान खरीदा 9 लाख का, तो परचेज तो आपके एक्सपेंस है, और एक्सपेंस लॉस का क्या रूल है, इफ़ इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। तो परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होने से हमने डेबिट कर दिया। और उधार सामान खरीद रहे हैं, क्रेडिटर, जिससे आप उधार सामान खरीदते हैं उसे क्रेडिटर या सप्लायर बोलते हैं अकाउंट्स में, राइट। तो वो आपकी लायबिलिटी बन गया, ऑब्लिगेशन टू पे, आपको उसे पे करना होगा। और लायबिलिटी का क्या रूल है, इफ़ इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया। क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही से क्रेडिट कर दिया। सोल्ड गुड्स रुपीज़ 8,16,000 एंड रिसीव पेमेंट इन चेक, आपने सामान बेचा 8,16,000 रुपये का और आपको चेक से पैसा मिला। तो चेक आप बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपका, राइट। तो बैंक असेट है, असेट का क्या रूल था, इफ़ इंक्रीज डेबिट, इफ़ डिक्रीज क्रेडिट। तो बैंक बैलेंस असेट है, असेट इंक्रीज हो रही तो डेबिट करेंगे, राइट। तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और सेल करने से प्रॉफिट होगा, सेल आपके लिए इनकम और प्रॉफिट है, राइट। इनकम प्रॉफिट का क्या रूल था, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। तो सेल करने से आपकी इनकम बढ़ेगी, इससे हमने सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो आई होप मॉडर्न अप्रोच से भी आपको एंट्री समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग ऑलरेडी थे तो मॉडर्न अप्रोच की ज़रूरत ही क्या पड़ी, राइट। क्वेश्चन उठता है कि मॉडर्न अप्रोच अपनाने की ज़रूरत ही क्या थी, जब एंट्री तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग से भी हो रही है, तो मॉडर्न अप्रोच को क्यों इन्वेंट किया गया। तो अगर कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका कोई डाउट है तो, राइट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।